आज के इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कानून जो 1860 में बना था, आजादी से पहले का, और जिसने दशकों तक देश की न्याय व्यवस्था को चलाया, लेकिन अब वो एक तरह से इतिहास बन रहा है। जी बिल्कुल, और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नए आपराधिक कानून की, मतलब भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS 2023 भी कहते हैं। सही बात है। और आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है ईगल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा तैयार किया गया BNS 2023 का एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज। ये दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पुराने IPC और इस नए कानून के बीच के अंतर को ना बहुत अच्छे से समझाया गया है। नई धाराएं क्या हैं, असल जिंदगी के उदाहरण क्या हैं, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस 160 साल पुराने कानून के हटने के बाद जो नए और थोड़े हैरान करने वाले बदलाव आए हैं ना, उन्हें आसान भाषा में समझा जाए। हाँ, ताकि एक आम नागरिक भी समझ सके कि सड़कों से लेकर इंटरनेट तक इसका क्या असर पड़ने वाला है। सही कहा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से खोलते हैं, क्योंकि ये चर्चा किसी लॉ स्कूल का लेक्चर नहीं है। ये सिर्फ धाराओं को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अगर हम पुराने और नए कानून के सिर्फ आकार को ही देखें ना, तो एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव नजर आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो 1860 का IPC था, उसमें कुल 511 धाराएं थीं। लेकिन जब हम ईगल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के इस दस्तावेज को देखते हैं तो पता चलता है कि नई भारतीय न्याय संहिता में अब केवल 358 धाराएं रह गई हैं। 358 मतलब धाराएं कम हो गई हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपराध कम हो गए हैं या कानून कमजोर हो गया है। तो फिर क्या हुआ है? असल में कई अलग अलग और बिखरे हुए जो प्रावधान थे ना, उनको एक साथ मिलाकर एक जगह जोड़ दिया गया है, ताकि इसे पढ़ना और लागू करना अधिक स्पष्ट हो सके। ये तो काफी तार्किक लगता है। बिल्कुल। और दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि नए कानून से जो पुरानी और औपनिवेशिक मानसिकता वाले शब्द थे, मतलब ब्रिटिश जमाने के जो शब्द थे, उनको पूरी तरह हटा दिया गया है। हाँ, इसके कुछ उदाहरण मैंने भी देखे थे। जैसे कि एक उदाहरण जो दस्तावेज में प्रमुखता से है, वो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द का है। पुराने कानून में लूनाटिक जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल होता था। हाँ, जो कि आज के समय में काफी अवैज्ञानिक और गलत लगता है। सही बात है। तो नए कानून में इसे हटाकर एक अधिक सम्मानजनक और सटीक शब्द अनसाउंड माइंड कर दिया गया है। ये सच में एक नए युग की शुरुआत जैसा लगता है। और इसी दस्तावेज को खंगालते हुए जो बात मुझे सबसे पहले जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो थी इस नए कानून की प्राथमिकताएं। वो प्राथमिकताएं कैसे बदली हैं, वो बहुत रोचक है। बिल्कुल। पुराने IPC में अगर हम देखें तो संपत्ति या सरकारी खजाने से जुड़े अपराधों को ऊपर रखा गया था, लेकिन BNS में अध्यायों की पूरी रूपरेखा ही पलट दी गई है। जी। अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को सबसे पहले रखा गया है, मतलब चैप्टर 5 में, और उसके ठीक बाद मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को चैप्टर 6 में जगह मिली है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो ये बदलाव सिर्फ चैप्टर के नंबर बदलने तक सीमित नहीं है। हाँ। ये सीधे तौर पर हमारे बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का आईना है। जब न्याय प्रणाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है, तो संदेश बहुत साफ है कि एक इंसान की जान और उसकी गरिमा किसी भी संपत्ति से ज्यादा महत्व रखती है। बिल्कुल। पुराने कानून में ये धाराएं पूरी किताब में अलग अलग बिखरी पड़ी थी। अब उन्हें एक जगह समेकित कर दिया गया है, जिससे अदालतों और पुलिस के लिए कार्यवाही करना सुव्यवस्थित हो जाएगा। सही कहा आपने। और प्राथमिकताओं के इसी क्रम में ना एक ऐसे मुद्दे का जिक्र भी दस्तावेज में है जिस पर पूरे देश में भारी चर्चा हुई है। आप राजद्रोह या सेडिशन की बात कर रही हैं ना? हाँ, राजद्रोह। और ईगल इंस्टीट्यूट के इस दस्तावेज में किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लिया गया है, और हम भी यहाँ सिर्फ कानून के शब्दों को निष्पक्ष रूप से ही सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार पुराने IPC की जो विवादित धारा थी 124A, उसकी जगह अब BNS में धारा 152 लाई गई है। और मजे की बात यह है कि सेडिशन शब्द को ही पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। और इस धारा का विश्लेषण करते हुए दस्तावेज स्पष्ट बताता है कि अब इसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ जो सबसे अहम बदलाव है वो है इरादे
यानी इंटेंट का शामिल होना। हम्म, नई धारा 152 में पर्पसली और नोइंगली शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख है। मतलब जानबूझकर किया गया कृत। हाँ, कानूनी नजरिया यह है कि अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी होगा कि इरादा सच में देश की एकता को तोड़ने या सशस्त्र विद्रोह भड़काने का था। और शायद इसमें आलोचना को लेकर भी कुछ स्पष्टता दी गई है ना? बिल्कुल, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीति की आलोचना करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा आपने। इसी संतुलन को साधने की कोशिश कुछ पुरानी धाराओं को हटाने में भी दिखती है। दस्तावेज एक सूची देता है उन धाराओं की जिन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि धारा 377, हाँ, जो अप्राकृतिक यौन अपराधों से जुड़ी थी, और धारा 497 जो एडल्ट्री यानी व्यभिचार को अपराध मानती थी, और धारा 309 भी। बिल्कुल, जिसमें आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को ही सजा देने का प्रावधान था। इन सब को अब हटा दिया गया है। इन धाराओं को हटाने के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के जो पिछले कुछ सालों के ऐतिहासिक फैसले हैं, उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। समाज बदल रहा है तो कानून भी बदल रहा है। हाँ, लेकिन आत्महत्या वाले मामले में एक नया पहलू भी तो जोड़ा गया है ना? हाँ, दस्तावेज एक नई धारा 226 का जिक्र करता है। यह उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी देता है। ओहो, मतलब ब्लैकमेलिंग के लिए? बिल्कुल, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस ब्लैकमेलिंग को रोकना जरूरी माना गया है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उन अपराधों की बात करते हैं जो 1860 में तो वजूद में ही नहीं थे। जाहिर है, साइबर क्राइम और डिजिटल दुनिया के अपराध। हाँ, बीएनएस में आधुनिक अपराधों को जिस तरह शामिल किया गया है वो इसे आज के समय का कानून बनाता है। दस्तावेज में दी गई धारा 48 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो भारत के बाहर से अपराध के लिए उकसाने से जुड़ी है। बिल्कुल, इसे समझने के लिए दस्तावेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण है अरविंद और सुमन का। मान लीजिए अरविंद नाम का एक व्यक्ति यूके में बैठा है और वो इंटरनेट के जरिए भारत में अपनी दोस्त सुमन से संपर्क करता है और उसे किसी सरकारी डेटाबेस को हैक करने के लिए उकसाता है, और सुमन हैकिंग कर भी देती है। पुराने कानूनों में ऐसे मामलों में एक क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि जो विदेश में है उस पर भारतीय कानून कैसे लागू हो। हाँ, वही। लेकिन अब धारा 48 के तहत अरविंद यूके में बैठकर भी भारतीय कानून के तहत अपराधी है और उस पर मुकदमा चल सकता है। ये सच में अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी तरह शहरों में होने वाले संगठित अपराधों को लेकर भी नया नजरिया अपनाया गया है। धारा 111 और 112 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, धारा 111 बड़े संगठित अपराधों के लिए है, लेकिन जो धारा 112 है वो छोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक बिल्कुल नई श्रेणी बनाती है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका क्या मतलब हुआ? दस्तावेज इससे मुंबई की लोकल ट्रेनों की चोरियों से समझाता है। मान लीजिए राजेश नाम का एक व्यक्ति है जो अपने छोटे से गिरोह के साथ मिलकर यात्रियों की मोबाइल चुराता है। अच्छा, जो अक्सर लोकल ट्रेन्स में होता है। हाँ, पहले ये पकड़े जाते थे तो साधारण चोरी का मुकदमा चलता था और जमानत मिल जाती थी। लेकिन धारा 112 पहचानती है कि ये साधारण चोरी नहीं है, ये गिरोह बनाकर रोजाना एक व्यवसाय की तरह अपराध कर रहे हैं। तो अब इन्हें छोटे संगठित अपराध के तहत सजा मिलेगी। बिल्कुल, जिसके लिए 1 से 7 साल तक की सजा का स्पष्ट प्रावधान है। इन सिंडिकेट्स को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी था। और आधुनिक अपराधों की सूची में एक और धारा है जो सबसे ज्यादा गंभीर है, धारा 113, जो आतंकवाद से जुड़ी है। हाँ, दस्तावेज पढ़ते हुए ये पता चला कि सामान्य आपराधिक कानून के इतिहास में ये पहली बार है जब आतंकवादी कृत्य को इतनी स्पष्टता से परिभाषित किया गया है। पहले आतंकवाद से निपटने के लिए यूएपीए जैसे विशेष कानून थे। आईपीसी में इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी। बीएनएस की धारा 113 इसे सामान्य कानून में ले आती है। दस्तावेज में रवि का उदाहरण है। अगर रवि दहशत फैलाने के लिए बाजार में बम धमाका करता है तो वो आतंकवादी कृत्य है। लेकिन इसका एक आर्थिक पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो नकली नोटों वाला ना? हाँ, अगर कोई भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली करेंसी छापता है या तस्करी करता है तो वो सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि इसी धारा के तहत एक आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। मतलब आर्थिक आतंकवाद को भी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है? बिल्कुल, ये एक बहुत व्यापक नजरिया है।
अब अगर हम उन परिस्थितियों की बात करें जो एक आम इंसान को सड़कों पर सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो कुछ अहम बदलाव और सामने आते हैं, जैसे धारा 304। स्नैचिंग या झपटमारी के लिए। हाँ, पुराने कानून की बहुत बड़ी खामी थी कि इसमें स्नैचिंग के लिए कोई अलग धारा ही नहीं थी। उसे भी चोरी ही माना जाता था। जबकि झपटमारी में चोरी से कहीं ज्यादा आक्रामकता होती है, बल प्रयोग होता है, जिससे पीड़ित को चोट लग सकती है। बिल्कुल। दस्तावेज में इसके लिए रम्या का एक बहुत व्यावहारिक उदाहरण है। रम्या बस स्टॉप पर खड़ी है, कोई पीछे से आता है, झपट्टा मारता है, बैग छीन कर भाग जाता है। ये सिर्फ चोरी नहीं है, एक अचानक हुआ हमला है। अब धारा 304 के तहत इसे स्नैचिंग का एक अलग और विशिष्ट अपराध माना गया है, जिसके कड़े नियम हैं। ये महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, जो अक्सर इसका शिकार होते हैं। और सड़कों की सुरक्षा से ही जुड़ा एक और कानून है जिसने बहुत ध्यान खींचा है। आप हिट एंड रन कानून की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दस्तावेज धारा 106 सब सेक्शन 2 का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। मान लीजिए अनीता नाम की एक महिला तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार देती है। दुर्घटना होना एक बात है, लेकिन अगर अनीता उस व्यक्ति को वही छोड़कर बिना पुलिस को बताए भाग जाती है, तो उसे 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। 10 साल? ये तो काफी सख्त है। सख्त है, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद का समय जान बचाने के लिए सबसे अहम होता है। भाग जाने की मानसिकता को अब बहुत गंभीर अपराध माना गया है। पर इसी धारा 106 में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा भी तो एक प्रावधान है। जी, डॉक्टरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है। धारा 106 सबसेक्शन 1 स्पष्ट करती है कि अगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान मरीज की मौत होती है, तो क्या उन्हें भी 10 साल की सजा होगी? नहीं, उनके लिए सजा को अधिकतम 2 साल तक सीमित किया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर का प्राथमिक इरादा हमेशा जान बचाने का होता है। अगर वो हमेशा 10 साल की सजा के डर में काम करेंगे, तो जटिल ऑपरेशन करने से ही कतराने लगेंगे। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है, जवाबदेही और बिना डर के काम करने देने के बीच। और संतुलन की बात करें तो समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या है मॉब लिंचिंग। बिल्कुल, और इसके लिए लंबे समय से कड़े कानून की मांग थी। दस्तावेज में धारा 103 सबसेक्शन 2 के तहत इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। ये धारा बहुत गंभीरता से परिभाषित करती है कि मॉब लिंचिंग है क्या। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी व्यक्ति की नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं, तो इसे सामान्य हत्या नहीं, मॉब लिंचिंग माना जाएगा। हाँ, और इसमें शामिल समूह के हर एक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मतलब भीड़ की आड़ में कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये बहुत कड़ा संदेश है। बिल्कुल। समाज में बढ़ते एक और अपराध को भी इस नए कानून में अलग पहचान मिली है। धारा 69 धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का अपराध। ये एक ऐसा विषय है जहां सहमति और धोखे के बीच की लकीर को समझना जरूरी था। हाँ, दस्तावेज में इसे राजेश और मीना के किस्से से समझाया गया है। राजेश मीना को झूठा भरोसा देता है कि वो उसका प्रमोशन करवा देगा अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है, या फिर कोई अपनी पहचान छिपाकर या शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाता है। बिल्कुल। अब बीएनएस की धारा 69 के तहत ये बहुत ही कठोर अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून इसे बलात्कार की श्रेणी से अलग रखता है, लेकिन फिर भी एक जघन्य अपराध मानता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? इतने सारे नए प्रावधान, सजा के नए नियम, ये सब न्याय व्यवस्था की किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं? इससे एक बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ सजा देना ही न्याय है, या अपराधी को सुधारने का मौका देना भी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए? अगर पूरे ढांचे को देखें तो इसमें सजा के साथ साथ सुधार पर भी बहुत स्पष्ट जोर है। हाँ, दस्तावेज में धारा 4F का जिक्र है। बीएनएस में पहली बार कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। ये बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण है। छोटे अपराधों के लिए अदालतें जेल भेजने के बजाय अपराधी को समाज की भलाई के काम करने का आदेश दे सकती हैं। जैसे नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करना या कोई छोटी मानहानि का मामला, या पहली बार की गई 5,000 रुपए से कम की चोरी। ऐसे मामलों में व्यक्ति को पक्के अपराधियों के बीच जेल में डालने के बजाय उससे किसी अस्पताल में सफाई या पेड़ लगाने जैसे काम करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल, इससे हमारी जेलों पर बोझ भी कम होगा। और सजा के ढांचे में जुर्मानों की रकम में भी तो बदलाव हुआ है। हाँ, वो बहुत व्यावहारिक है। पुराने आईपीसी में कुछ जुर्माने सिर्फ 10 या 50 रुपए थे, जो आज मजाक लगते हैं। हाँ,
तो अब बीएनएस में इन जुर्मानों को तर्कसंगत किया गया है। कुछ अपराधों में इसे बढ़ाकर 1,000, 5,000 या 10,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि सच में इसका कोई निवारक असर हो सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी है पुराने मुकदमों के बारे में। हाँ, बीएनएस की धारा 358 साफ करती है कि जो अपराध इस कानून के लागू होने से पहले हुए हैं उन पर पुराने आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलेगा। मतलब नया कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो आज की इस चर्चा में हमने कई जटिल दस्तावेजों और 160 सालों के इतिहास को खंगाला, और उद्देश्य यही था कि यह कानून हर आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डालता है। हाँ। जब हम इन कानूनों को समझते हैं तो सिर्फ अपने अधिकारों को ही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को भी जान पाते हैं। एक जागरूक समाज बनने की दिशा में ये बहुत जरूरी है। ज्ञान हमेशा सबसे बड़ा बचाव होता है। और चूंकि आज हमने डिजिटल दुनिया की भी बात की है, तो मैं एक आखिरी और बहुत ही विचारणीय मुद्दा रखना चाहूंगा। जी बताइए। बीएनएस में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स का कानूनी दर्जा दिया गया है। हाँ, ईमेल और मैसेजेस वगैरह। बिल्कुल। लेकिन आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के जमाने में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी भी इंसान का वीडियो या ऑडियो बिल्कुल असली जैसा बनाकर इंटरनेट पर डाला जा सकता है। सही कह रहे हैं आप। तो आने वाले समय में अदालतों के सामने सच और झूठ की पहचान करना कितना मुश्किल होगा? न्याय प्रणाली इन डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता कैसे तय करेगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर पूरे समाज को सोचना होगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भविष्य की न्याय व्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, कानूनों को भी विकसित होना होगा। आज की इस विस्तृत चर्चा से उम्मीद है कि आपको नए बदलावों और सख्त सजाओं को समझने में मदद मिली होगी। ये जानकारी ऐसे ही कई नए सवालों को जन्म देगी, ताकि हम इस ऐतिहासिक बदलावों को बारीकी से समझ सकें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।